हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज ये काइनेमेटिक्स सीरीज का 11th लेक्चर है और आज के इस लेक्चर में हम डिस्कस करने जा रहे हैं एक्सेलरेशन के कॉन्सेप्ट को। ठीक है, आगे बढ़ने से पहले एक छोटा सा रिक्वेस्ट कि अगर आप चैनल पे नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन जरूर दबा दें ताकि जो भी अपकमिंग वीडियोस आएंगी उसकी नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। ठीक है, सो थैंक यू फॉर दैट एंड चलिए आगे बढ़ते हैं और समझते हैं एक्सेलरेशन के कॉन्सेप्ट को। ठीक है, तो देखो अभी हम अभी जो भी टॉपिक्स हम कवर कर रहे हैं ना वो एनसीईआरटी चैप्टर 3 मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन के अंडर कवर्ड हो रहा है। ठीक है, तो अभी हम स्ट्रेट लाइन के मोशन को ही कंसिडर कर रहे हैं, तो वी विल कंसिडर एन एग्जांपल ऑफ अ मोशन of a body in a straight line and we will use that example to understand the concept of acceleration. Okay, ठीक है, तो मान लो एक स्ट्रेट पाथ है। ठीक है, उसमें दो पॉइंट्स हैं ए और बी। ठीक है, पॉइंट ए है और ये पॉइंट बी है। ठीक है, अब मान लो कि कोई ऑब्जेक्ट है जो कि ए से स्टार्ट किया और बी पे पहुंचा। अ बॉडी स्टार्ट्स फ्रॉम ए एंड रीचेस बी। ओके, सो थ्रू आउट इट्स जर्नी फ्रॉम ए टू बी, ठीक है, वी टेक एनी टू टाइम स्टैम्प्स बिटवीन इट्स जर्नी। मतलब इसके जर्नी के बीच में कोई भी दो टाइम स्टैम्प हम ले लेते हैं। तो मान लो कि वो टाइम स्टैम्प बीच में T1 है और एक मान लो T2 है। ठीक है, तो ये जो पूरी जर्नी है उसके बीच में कोई भी दो टाइम हमने ले लिया। ठीक है, अब देखो कि अगर जब वो बॉडी ए से बी की तरफ मूव कर रहा था तो ये मोशन हम एज्यूम कर रहे हैं कि इट इज अ नॉन यूनिफॉर्म मोशन। ठीक है, नॉन यूनिफॉर्म मोशन का मतलब क्या हुआ कि अलग अलग इंस्टेंट ऑफ इट्स जर्नी पे, ठीक है, जब भी कोई बॉडी मूव कर रही है तो अपनी मूवमेंट के अपनी जर्नी के अलग अलग इंस्टेंट पे इसकी वेलोसिटी अलग अलग हो सकती है। ठीक है, तो मान लो कि T1 पे किसी ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी, जो ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है उसकी वेलोसिटी 5 मीटर पर सेकेंड है। ठीक है, और T2 पे इसकी वेलोसिटी हो गई 10 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, एज्यूम करो कि एक और ऑब्जेक्ट है जो सेम पाथ में मूव कर रहा है, ए से स्टार्ट करके बी पे पहुंच रहा है। उसकी जो वेलोसिटी है T1 इंस्टेंट पे वो भी 5 मीटर पर सेकेंड है। देखो यहाँ बात कुछ और भी हम ले सकते थे, लेकिन आई एम टेकिंग द सेम वैल्यू जस्ट सो दैट इट विल बी इजी फॉर यू टू कंपेयर। ठीक है, तो ये मान लो कि दिस इज ट्रेवल्ड बाय O1 ऑब्जेक्ट 1 एंड दिस इज ऑब्जेक्ट 2। ठीक है, तो मान लो ऑब्जेक्ट O1 T1 टाइम स्टैम्प पे 5 मीटर पर सेकेंड पे था और T2 पे उसकी वेलोसिटी हो गई 10 मीटर पर सेकेंड। O2 भी T1 पे 5 मीटर पर सेकेंड था और T2 पे मान लो उसकी वेलोसिटी हो जाती है 25 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, तो ये जो डेटा है, ठीक है, ये डेटा देख के कोई भी बता सकता है कि O1 जो है, ऑब्जेक्ट 1 जो है, उसकी जो वेलोसिटी है वो ज्यादा तेजी से चेंज नहीं हो रही, मतलब कंपैरेटिवली कम तेजी से चेंज हो रही है। और O2 की जो वेलोसिटी है वो कंपैरेटिवली ज्यादा तेजी से चेंज हो रही है। मतलब O1 की वेलोसिटी क्या है, T1 और T2 सेम ड्यूरेशन है, उसी ड्यूरेशन में O1 5 मीटर से 10 मीटर पर सेकंड पे हो चला गया उसकी वेलोसिटी, और O2 की वेलोसिटी 5 मीटर पर सेकंड से 25 मीटर पर सेकंड हो गई। राइट, तो कोई भी कह सकता है कि O2 की जो वेलोसिटी है वो ज्यादा तेजी से चेंज हो रही है। ठीक है, एक्सेलरेशन जो है ना वो हमें बताता है कि कोई भी ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी कितनी तेजी से चेंज हो रही है, और ये इसी कॉन्सेप्ट को एक्सेलरेशन बोलते हैं। बेसिकली इट इज अ मेजर ऑफ हाउ फास्ट द वेलोसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज चेंजिंग। ठीक है, विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, विद द पासिंग टाइम। ओके, जैसे जैसे समय चेंज हो रहा है उसकी वेलोसिटी किस तेजी से चेंज हो रही है, दैट इज गिवन बाय एक्सेलरेशन। ठीक है, ओके, और देखो एक्सेलरेशन जो है ना वो दो तरह का होता है। मेनली हम लोग दो तरह के एक्सेलरेशन को कंसिडर करेंगे। एक होगा एवरेज एक्सेलरेशन, और दूसरा होगा इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन, ठीक है, एवरेज एक्सेलरेशन और इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन। एवरेज एक्सेलरेशन क्या हुआ कि जब भी कोई बॉडी मूव कर रही है, यानी इस केस में ए से बी जा रहा है, राइट, तो उसके कोई भी दो टाइम स्टैम्प के बीच में कोई भी दो टाइम स्टैम्प ले लो। ठीक है, उसके बीच में जब हम एनालाइज करते हैं कि उस टाइम स्टैम्प के बीच में
बॉडी किस रेट से अपनी वेलोसिटी को चेंज कर रहा है, ठीक है, देन दैट इज कॉल्ड एवरेज एक्सेलरेशन. मतलब एवरेज एक्सेलरेशन इज ऑलवेज measured between two timestamps. मतलब कोई भी दो टाइम स्टैम्प, ठीक है, ऑलवेज मेजर्ड बाय बिटवीन टू टाइम स्टैम्प, ठीक है. एंड इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन क्या होता है कि देखो एवरेज एक्सेलरेशन में हम क्या बोलेंगे, ए से बी, ऑब्जेक्ट ए से बी की तरफ जा रहा है तो बीच में हम कोई भी दो टाइम स्टैम्प लेंगे. मतलब एक टाइम स्टैम्प T1 हो सकता है, दूसरा T2 हो सकता है, जैसा हमने इस केस में लिया. उसके बीच में जब हम पता करेंगे कि व्हाट इज द किस तेजी से, हाउ फास्ट द वेलोसिटी ऑफ द ऑब्जेक्ट इज चेंजिंग बिटवीन दीज टू टाइम स्टैम्प, देन दैट इज गिवन बाय एवरेज एक्सेलरेशन, ठीक है. एंड इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन होगा कि किसी पर्टिकुलर इंस्टेंट में उसकी जो वेलोसिटी है वो कितनी तेजी से चेंज हो रही थी. सपोज कि मैं ये बोलूं कि T1 इंस्टेंट पे उसकी वेलोसिटी कितनी तेजी से चेंज हो रही थी, ठीक है. तो दैट इज कॉल्ड एज इंस्टेंटेनियस acceleration. Means at any specific time stamp, ठीक है. तो ये दो चीजें हैं, एवरेज एक्सेलरेशन और इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन, ठीक. पहले हम एवरेज एक्सेलरेशन को कवर करेंगे, उसके बाद हम इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन पे आएंगे, ठीक है. तो देखो तो ये वाला जो है ना, ये जो केस हमने लिया है, यहाँ पे हमने दो टाइम स्टैम्प लिया है. ऑब्जेक्ट ए से बी, एक कोई ऑब्जेक्ट है जो ए से बी की तरफ जा रहा है, उसकी जर्नी में हमने दो टाइम स्टैम्प लिया, T1 और T2, ठीक है, ठीक है. और इस T1 और T2 के बीच में, ठीक है, वो ऑब्जेक्ट कितनी तेजी से अपनी वेलोसिटी को चेंज कर रहा है, दैट वी कैन कैलकुलेट यूजिंग द कॉन्सेप्ट ऑफ एवरेज एक्सेलरेशन, ठीक है. तो देखो इन जनरल मान लेते हैं कि T1 पे किसी ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी v1 है और T2 पे उसकी वेलोसिटी v2 हो गई, ठीक है. तो एवरेज एक्सेलरेशन कैसे कैलकुलेट होगा, एवरेज एक्सेलरेशन जो होगा that will be given by change in velocity by change in time, which is change in velocity by change in time. एवरेज एक्सेलरेशन क्या होगा, चेंज इन वेलोसिटी बाय चेंज इन टाइम. तो चेंज इन वेलोसिटी क्या होगा, v2 माइनस v1, ठीक है. और चेंज इन टाइम क्या होगा, T2 माइनस T1, ठीक है, जिसको हम ऐसे भी डिनोट कर सकते हैं डेल्टा v बाई डेल्टा t, ठीक है. तो ये हमारा हो गया एवरेज एक्सेलरेशन, ठीक है. दिस इज हाउ वी कैलकुलेट एवरेज एक्सेलरेशन, ओके. और एक चीज यहाँ पे जानने वाली है कि देखो एक्सेलरेशन जो है ना, दैट इज अ वेक्टर क्वांटिटी. क्यों, क्योंकि ये हमें चेंज इन वेलोसिटी बाय चेंज इन टाइम बताता है, और वेलोसिटी क्या है, एक वेक्टर क्वांटिटी है. तो वेलोसिटी एक वेक्टर क्वांटिटी का जो चेंज होगा अनडिवाइडेड बाय स्केलर क्वांटिटी, तो जो भी वेलोसिटी का चेंज होगा वो कोई ना कोई वेलोसिटी ही होगा ना यार, ठीक है. वेलोसिटी का जो चेंज होगा वो कुछ बताएगा, पर यूनिट टाइम कितनी वेलोसिटी चेंज हो रही है वही बताएगा. तो दैट इज एक्चुअली तो जो भी हमें मिलेगा दैट विल बी अ वेक्टर क्वांटिटी, ठीक है. एक्सेलरेशन इज अ वेक्टर क्वांटिटी. इसका मतलब क्या हुआ कि इसमें मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों है. इसका मतलब क्या हुआ कि ये पॉजिटिव भी हो सकता है, निगेटिव भी हो सकता है और जीरो भी हो सकता है. क्लियर. सो एवरेज एक्सेलरेशन हो या इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन हो, these are all, acceleration itself is a vector quantity, ओके, ठीक है. तो अब देखो ये हो गया हमारा चेंज हुआ. अब हम एक एग्जाम्पल को लेके समझते हैं, ठीक है, कि मतलब अब हम एक एग्जाम्पल लेके केस को समझते हैं और बेहतर तरीके से, ठीक है.
तो हम यहाँ पे एवरेज एक्सेलरेशन के कॉन्सेप्ट को लिख लेते हैं, मतलब फॉर्मूले को लिख लेते हैं। क्या होता है v2 माइनस वी1 बाई t2 माइनस t1, ठीक है। एवरेज एक्सेलरेशन हम ऐसे कैलकुलेट करते हैं v2 माइनस वी1 बाई t2 माइनस t1। अच्छा, अब एक सिनेरियो कंसिडर करो, ठीक है, जहाँ पे हमने जहाँ पे मान लो कि ये जो ऑब्जेक्ट है ना वो ए से बी की तरफ मूव किया है, और हमने ए से बी के क्रॉस इसकी जो जर्नी है ना इसकी तो आइए एवरेज एक्सेलरेशन को आप समझते हैं एक एग्जाम्पल के मदद से, ठीक है। तो हमने यहाँ पे एवरेज एक्सेलरेशन कैसे कैलकुलेट करना है उसकी फॉर्मूला को लिख दिया है, v2 माइनस वी1 बाई t2 माइनस t1, ठीक है। अब देखो, यानी v2 मतलब बाद का वेलोसिटी माइनस v1 पहले का वेलोसिटी, t2 बाद का टाइम माइनस t1 पहले का टाइम, ठीक है। अब मान लो कि हम एक सिमिलर केस को कंसिडर करते हैं कि ऑब्जेक्ट ए से बी की तरफ ही जा रहा है और उसकी जर्नी के अलग अलग टाइम स्टैम्प पे हमने वेलोसिटी को मेजर करके रखा है, मेजर किया है। फॉर एग्जांपल ये वाला, ठीक है। तो मान लो कि टाइम, ठीक है, टाइम की डिफरेंट टाइम स्टैम्प पे इसकी वेलोसिटी क्या होती है, वेलोसिटी क्या है, ठीक है। तो ये देखते हैं, तो मान लो कि जीरो पे इसकी वेलोसिटी जीरो थी, ठीक है। फिर 10 सेकेंड्स पे इसकी वेलोसिटी मान लो 20 मीटर पर सेकेंड हो गई। वेलोसिटी हियर ऑलवेज मेजर्ड इन 20 मीटर पर सेकेंड, और ये वाला इन सेकेंड, ठीक है। तो 10 0 0 और 10 से 20, ठीक है, 10 सेकेंड्स में 20 मीटर पर सेकेंड था, ठीक है। उसके बाद मान लो कि ये 15 मीटर पर सेकेंड पे ये मान लो 30 मीटर पर सेकेंड हो गया, 15 सेकेंड्स के बाद 30 मीटर पर सेकेंड हो गया, ठीक है। और मान लो ये 25 के बाद ये मान लो 20 हो गया, 20 मीटर पर सेकेंड हो गया, और 30 के बाद ये मान लो 15 मीटर पर सेकेंड हो गया, ठीक है। ठीक है, तो चलो इस केस को हम कंसिडर करते हैं, ठीक है। तो आइए अब हम समझते हैं एवरेज एक्सेलरेशन। तो चलो आगे हम बढ़ते हैं, और एवरेज एक्सेलरेशन जो हमने अभी तक देखा उसको हम एक एग्जाम्पल के मतलब मदद से समझते हैं, ठीक है। तो हम सेम केस ले रहे हैं जो हमने पहले लिया था, वो एवरेज, वो एक ऑब्जेक्ट है जो कि ए से बी की तरफ मूव कर रहा है, ठीक है। और ए से बी की तरफ की मूवमेंट की जो इसकी पूरी जर्नी है उसके अलग अलग टाइम स्टैम्प पे हमने वेलोसिटी को उसको रिकॉर्ड करके रखा है, ठीक है। तो देखते हैं कि अलग अलग टाइम ड्यूरेशन के बीच में, ठीक है, एवरेज एक्सेलरेशन क्या होगा, कोई भी टाइम, दो टाइम स्टैम्प के बीच में, तो अलग अलग दो टाइम स्टैम्प के बीच में एवरेज एक्सेलरेशन क्या निकल के आता है, ठीक है। तो मान लो हम लोग ये कंसिडर करते हैं इनिशियली t इक्वल टू 0 और 10 के बीच में, ठीक है, या t इक्वल टू 0 और t इक्वल टू 15 के बीच में, इन दोनों के बीच में मान लो, ठीक है। तो t इक्वल टू 0 एंड t इक्वल टू 15 के बीच में जो एवरेज एक्सेलरेशन होगा वो क्या होगा, एवरेज एक्सेलरेशन क्या होगा, क्या होगा, चेंज इन वेलोसिटी v2 माइनस वी1, यानी जीरो में जीरो था 15 सेकेंड्स में 30 मीटर पर सेकेंड हो गया, राइट। तो v2 क्या हो गया, v1 इज 0 एंड v2 इज 30, so 30 minus 0 by t2 minus t1 which is 15 minus 0 which is nothing but 30 by 15 which is 2 meter per second square, ठीक है। ओके, अब देखो यहाँ पे देखो एक चीज मैंने जो कवर करना है, देखो इसकी यूनिट देखो मीटर पर सेकंड स्क्वायर होगी, क्यों कि देखो v2 माइनस v1, ठीक है। तो v2 दो वेलोसिटी का जो चेंज होगा वो क्या होगा,
कोई वेलोसिटी होगा, राइट। तो इस ये क्या होगा, मीटर पर सेकेंड, ठीक है। और इसकी यूनिट क्या होगी, वेलोसिटी की यूनिट मीटर पर सेकेंड, और टाइम की क्या यूनिट होगी, सेकेंड। सो इसमें इसकी जो मीटर जो यूनिट होगी वो मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होती है, एक्सेलेरेशन की जो यूनिट होती है, एवरेज एक्सेलेरेशन की, ठीक है। तो ये आ गया 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है, ये प्लस में है। अच्छा, अब मान लो t इक्वल टू 10 और 25 के बीच में हम देखते हैं, t इक्वल टू 10 एंड t इक्वल टू 25 के बीच में, ठीक है। तो यहाँ पे एवरेज एक्सेलेरेशन क्या होगा, अगेन सेम 10 और 25 के बीच में हम कंसिडर कर रहे हैं। तो 10 में v1 इज 20 एंड v2 इज ऑल्सो 20, सो v2 माइनस v1 क्या होगा, 20 माइनस 20 बाई t2 माइनस t1, 25 माइनस 10, ठीक है, विच इज नथिंग बट 0 बाई 15 विच इज 0 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है। तो हम ये देख रहे हैं कि जब इनिशियल और फाइनल वेलोसिटी सेम है, ठीक है, दो टाइम स्टैम्प हमने कंसिडर किया और दोनों में अगर वेलोसिटी सेम है, ठीक है, तो एवरेज एक्सेलेरेशन 0 निकल के आ रहा है। मतलब ये बता रहा है कि उस टाइम स्टैम्प के बीच में ऑन एन एवरेज कोई भी एक्सेलेरेशन नहीं हुई है, मतलब वेलोसिटी में कोई चेंज नहीं हुआ है। एंड दैट वी कैन सी हियर आल्सो कि 10 में भी 20 मीटर पर सेकेंड है, 25 में भी 20 मीटर पर सेकेंड है, ठीक है। एक और केस हम लेते हैं 15 और 30 के बीच में, ठीक है, t इक्वल टू 15 एंड t इक्वल टू 30 के बीच में, ठीक है। तो यहां पे एवरेज एक्सेलेरेशन क्या होगा, क्या होगा, हमने 15 और 30 कंसिडर किया ना, तो 15 और 30, तो यहाँ v1 क्या है 30 मीटर पर सेकेंड और v2 क्या है 15 मीटर पर सेकेंड। तो चेंज इन वेलोसिटी यानी v2 माइनस v1 क्या होगा, 15 माइनस 30, और t2 माइनस t1 क्या होगा, 30 माइनस 15, ठीक है, विच इज नथिंग बट माइनस 15 बाई 15, राइट, विच इज -1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है, ओके। तो ये हमने देखा कि एक केस में हमारा एक्सेलेरेशन पॉजिटिव आ रहा है, एक केस में हमारा एक्सेलेरेशन 0 आ रहा है, और एक केस में हमारा एवरेज एक्सेलेरेशन निगेटिव आ रहा है, ठीक है। तो देखो इस केस में क्या हो रहा है कि जब भी पॉजिटिव आ रहा है ना, तो इसका मतलब हम देख रहे हैं कि वेलोसिटी इंक्रीज हो रही है, मतलब 0 और 15 के बीच में, ठीक है। t इक्वल टू 0 पे वेलोसिटी 0 थी और 15 पे 30 मीटर पर सेकेंड है, तो वेलोसिटी इंक्रीज हो रही है 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से, ठीक है। तो यानी पॉजिटिव एक्सेलरेशन का मतलब इंक्रीज इन वेलोसिटी, ठीक है। तो 0 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर का क्या मतलब है, मतलब कि इनिशियल और फाइनल वेलोसिटी हमारी सेम है, ठीक है। और निगेटिव एक्सेलरेशन का मतलब यहाँ पे क्या हो रहा है कि निगेटिव एक्सेलरेशन का मतलब हो गया डिक्रीज इन वेलोसिटी, यहाँ पे वेलोसिटी डिक्रीज हो रहा है। देखो 15 और 30 के बीच में 15 पे 30 मीटर पर सेकंड था और 30 पे 15 मीटर पर सेकंड हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे वेलोसिटी डिक्रीज हो रही है, निगेटिव एक्सेलरेशन ये सिग्निफाई कर रहा है। लेकिन देखो ये कहना कि पॉजिटिव एक्सेलरेशन का मतलब है इंक्रीज इन वेलोसिटी, निगेटिव एक्सेलरेशन का मतलब है डिक्रीज इन वेलोसिटी, दिस इज नॉट ऑलवेज ट्रू, ठीक है। ये हम लोग इस चीज को हम लोग आगे की क्लास में और अच्छे से देखेंगे, ठीक है। तो ये इसके आगे वाले सीरीज में मैं एक लेक्चर लूंगा जिसमें मैं पूरे डिस्टेंस के कॉन्सेप्ट को, जो डायरेक्शन का जो कॉन्सेप्ट है ना फिजिक्स में, उसमें वेलोसिटी और एक्सेलरेशन को कैसे लेते हैं, उससे ये चीज़ें क्लियर होगी कि पॉजिटिव और जीरो और निगेटिव एक्सेलरेशन का हमेशा मतलब हमेशा पॉजिटिव का मतलब इंक्रीज इन वेलोसिटी नहीं होता, पॉजिटिव एक्सेलरेशन का मतलब हमेशा निगेटिव एक्सेलरेशन का मतलब डिक्रीज इन वेलोसिटी नहीं होता, ठीक है। तो ये हम उस में और बेहतर तरीके से समझेंगे, ठीक है। ठीक है, अभी ये समझ लो कि ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि देखो अगर वेलोसिटी पॉजिटिव है, सारी वेलोसिटी पॉजिटिव है, इनिशियल और फाइनल सारी वेलोसिटी अगर पॉजिटिव है, पॉजिटिव और निगेटिव फिजिक्स में बस एक डायरेक्शन होता है, तो सारी वेलोसिटी अगर सेम ही साइन की है, सेम सारी पॉजिटिव है, इसका मतलब है कि ऑब्जेक्ट इज मूविंग इन वन डायरेक्शन ओनली, ठीक है, इट इज मूविंग इन वन डायरेक्शन ओनली।
तो अगर सारी पॉजिटिव है ना, तो पॉजिटिव का मतलब है इंक्रीज इन एक्सेलेरेशन और निगेटिव का मतलब है डिक्रीज इन एक्सेलेरेशन। ठीक है, यहीं पे अगर सारी निगेटिव हो जाती ना, सारी वेलोसिटी मान लो निगेटिव हो जाती, ठीक है, और वहां पे हमारे पास पॉजिटिव एक्सेलेरेशन आ जाता, तो उसका उल्टा मतलब हो जाता। अगर सारी वेलोसिटी निगेटिव होती और एक्सेलेरेशन पॉजिटिव होता, तो इसका मतलब ये था कि वेलोसिटी जो डिक्रीज हो रही है, और वहां पर निगेटिव एक्सेलेरेशन का मतलब होता है कि वेलोसिटी इंक्रीज हो रही है। ठीक है, तो ये चीज डिपेंड करता है कि जो इनिशियल और फाइनल वेलोसिटी है उसका जो साइन है वो क्या है, उससे ही हम बता सकते हैं कि जो एक्सेलेरेशन है वो पॉजिटिव है या निगेटिव है, तो उसका क्या मतलब है, व्हाट डज इट सिग्निफाई अबाउट द वेलोसिटी ऑफ द बॉडी। ठीक है, इस चीज को हम पूरे डिटेल में अगले लेक्चर में कवर करेंगे। ठीक है, अभी हम ने ये एवरेज एक्सेलेरेशन देखा है, और एक और चीज देख लेते हैं, इंस्टेंटेनियस एक्सेलेरेशन। ठीक है, तो एक छोटा सा कॉन्सेप्ट होगा उसमें बस। ठीक है, तो देखो इंस्टेंटेनियस एक्सेलेरेशन में क्या है कि देखो हमने क्या किया, एवरेज एक्सेलरेशन में हमने क्या बताया था कि एवरेज एक्सेलरेशन में v2 माइनस v1 बाई t2 माइनस t1, जो हमने वहां पे भी लिखा है, विच इज नथिंग बट डेल्टा v बाई डेल्टा t। ठीक है, ठीक है, तो हम अगर हमसे तो इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन कैसे निकालेंगे। इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन का मतलब होता है एक्सेलरेशन एट अ पर्टिकुलर इंस्टेंट ऑफ टाइम। ठीक है, तो मान लो कि यहाँ पर कोई इंस्टेंट है, ए से बी जब बॉडी जा रहा है, तो उसकी जर्नी में टी के कोई इंस्टेंट है, इंस्टेंट ऑफ टाइम है, और हमें हमें ये पता करना है कि टी के इंस्टेंट पे इसकी एक्सेलरेशन कितनी है। ठीक है, तो इसको समझने के लिए ऐसे समझो कि मतलब हमें एक पर्टिकुलर इंस्टेंट पे, किसी क्षण पे हमें पता करना है कि उसकी एक्सेलरेशन कितनी है, मतलब उस क्षण में जो वेलोसिटी है वो कितनी तेजी से चेंज हो रहा था। ठीक है, तो वो निकालने के लिए हम लोग ऐसा कर सकते हैं कि हम लोग दो टाइम स्टैम्प लेते हैं, t1 और t2 अराउंड tk, सो दैट tk इज इन मिड ऑफ t1 एंड t2। ठीक है, तो जो दो t1 और t2 हमने लिया है उसके बीच में हम एवरेज एक्सेलरेशन तो निकाल सकते हैं यूजिंग दिस फॉर्मूला। ठीक है, अगर हम ऐसा करें कि T1 और T2 को Tk के और क्लोज ला दें, समथिंग समवेयर हियर वेरी क्लोज टू Tk, सो दैट Tk इज स्टिल इन बिटवीन इन द मिड ऑफ T1 एंड T2। ठीक है, और हम T1 और T2 को Tk के इतना क्लोज ला दें कि Tk और कि वो जो T1 और Tk और Tk और T2 के बीच में, मतलब ये जो दूरी है वो इनफाइनाइटली स्मॉल हो जाए। समझे, तो उस केस में क्या होगा कि T1, Tk और T2 तीनों पॉइंट्स बहुत क्लोज हो जाएंगे। ठीक है, और उस केस में T1 और T2 के बीच का जो हम एवरेज एक्सेलरेशन निकालेंगे, ठीक है, that will give us a value very close to the acceleration of the body at instant Tk, right, because all three points are very close to each other, T1, T2 and Tk। तो इसीलिए हम इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन को कुछ ऐसे ये करते हैं, डिनोट करते हैं। तो instantaneous acceleration will also be delta v by delta t। ठीक है, with the only difference, ठीक है, वो भी हम क्या बोल रहे हैं कि tk के अराउंड में हमने t1 और t2 ले लिया, उसके बीच का हम एवरेज एक्सेलरेशन निकाल रहे हैं, और t1 और t2 के बीच का गैप इतना ज्यादा है कि दैट इज इनफाइनाइटली स्मॉल, एंड tk इज स्टिल इन बिटवीन ऑफ t1 एंड t2। ठीक है, तो हम एक्चुअली क्या बोल रहे हैं कि T1 और T2 का जो गैप है, यानी डेल्टा T जो है, दैट इज वेरी स्मॉल, वेरी स्मॉल, दैट इज क्लोज इनफाइनाइटली स्मॉल, राइट। सो यहीं पे यहाँ पे सिर्फ एक लिमिट लगेगा विच इज डेल्टा T टेंस टू 0। ठीक है, इसकी जो वैल्यू आएगी विच इज नथिंग बट dv बाई dt, राइट। तो डेल्टा लास्ट जब हमने इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी देखा था तो सिमिलर कॉन्सेप्ट यूज हुआ था। ठीक है, सिमिलर तरीके से ही इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन भी है, यहाँ भी चेंज इन वेलोसिटी बाय चेंज इन टाइम, डेल्टा टी टेंस टू 0। ठीक है, और डेल्टा का मतलब यूजुअली डेल्टा जो है ना वो बड़े चेंज को सिग्निफाई करता है, और डी जो है dv छोटे चेंज को बताता है। तो इस पूरे एक्सप्रेशन को
हम ऐसे भी लिख सकते हैं स्मॉल डी वी बाई स्मॉल डी टी, ठीक है, क्लियर। तो ये हो गया ये हो गया एवरेज एक्सेलरेशन और इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन का कॉन्सेप्ट, ठीक है। तो आज के सेशन में इतना ही करते हैं। आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकॉन ज़रूर दबा देना और लाइक करके अपने फ्रेंड्स के साथ इसको शेयर ज़रूर कर देना, ठीक है। तो ठीक है, तो तब मिलते हैं अगले लेक्चर में, ठीक है। और अगले लेक्चर में हम वही जैसा मैंने बोला कि हम लोग एक्सेलरेशन के डायरेक्शन को और अच्छे से समझेंगे कि पॉजिटिव और नेगेटिव एक्सेलरेशन का मतलब कब क्या होता है, ठीक है। तो मिलते हैं अगले लेक्चर में। तब तक के लिए अपना ध्यान रखना। जय हिंद, जय भारत।